रहे हैं नेशन व्यू पीनाज त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके हम हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस बड़ी खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। हम लेकर आए हैं नेशन व्यू और आपको दिखाएंगे आज की टॉप न्यूज हर पहलू हर तर्क के साथ, ताकि आप खबर पर अपनी सटीक राय बनाएं। नोटबंदी पर हो हंगामे के बीच संसद का कितना नुकसान हुआ है जरा ये भी आपको बता दें। 16 नवंबर से 6 दिसंबर तक लोकसभा में 13 दिन कार्रवाई चलनी थी, यानी लोकसभा को अपने करीब 78 घंटे आम आदमी के प्रस्ताव में चर्चा में खर्च करने थे, लेकिन इस हंगामे की वजह से महज 13 घंटे ही चल सकी संसद, यानी तकरीबन 64.4 घंटे का नुकसान हुआ है। आपको यह भी बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई को 1 घंटा चलाने में 1.5 करोड़, जी हां सही सुन रहे हैं आप, 1.5 करोड़ का खर्च आता है। तो अगर इस हिसाब से जोड़ा जाए तो लगभग 1 अरब 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है, ये समझ लीजिए। और राज्यसभा की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। सदन की तय कार्रवाई 65 घंटे थी अगर 13 दिन की बात करें। अभी तक मुश्किल से 18.5 घंटे जो है संसद चल पाई है। 46.5 घंटे का नुकसान हुआ है, यानी कि 50 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। और ये पैसा आपके हमारे टैक्स का है। सांसदों को ना जाने हम कितनी सुविधाएं जो हैं मुहैया कराई जाती हैं कि भाई ठीक है, देश में सरकार चलाने की जिम्मेदारी उन पर है, लेकिन जरा ये देखिए कि आम आदमी के लिए सार्थक बहस में जहां 1.5 करोड़ रुपए एक दिन की कार्रवाई पे, 1 घंटे की कार्रवाई पे खर्च हो रहा है, और वो कैसे बर्बाद कर रहे हैं आपका हमारा गाढ़ी कमाई का पैसा। नोटबंदी पर हो हंगामे के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी बीजेपी की मुश्किलें उस वक्त बढ़ा दी जब अपना गुस्सा उनका फूट पड़ा। उन्होंने कहा है, सूत्रों की माने तो, न तो स्पीकर और न ही संसदीय कार्य मंत्री सदन को चला पा रहे हैं। सदन न चलने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार हैं। आडवाणी ने कहा कि रोज रोज हंगामे के बजाय संसद को अनिश्चितकाल के लिए क्यों नहीं स्थगित कर देते। आडवाणी ने यह भी कहा कि जो सांसद हंगामा करे उनका वेतन काटा जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, घर का वरिष्ठ ही कोई अगर सवाल उठाए अपने घर के ऊपर ही तो सवाल तीखे हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि आडवाणी के इस गुस्से को संसद के भीतर सभी ने सुना, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता सीधे तौर पर कुछ भी बोलने की स्थिति में रहा ही नहीं। लेकिन दबे स्वर में संसद न चल पाने से हो रहे नुकसान का ब्यौरा जरूर दे रहे हैं। दूसरी ओर आडवाणी के छोड़े सियासी तीर को विपक्ष लपक कर पकड़ लिया। अपने गिरबान में झांकने से पहले सरकार पर निशाना साधने में उसने जरा भी देरी नहीं की। देखिए, पहली बात यह है कि लोकसभा में स्पीकर साहिबा ने स्पष्ट रूप से साफ तरीके से अपनी रूलिंग दे दी है, और स्पीकर की रूलिंग या राज्यसभा में चेयरमैन की जो रूलिंग होती है उसके आधार पर सदन की कार्रवाई चलती है। तो उसके पास जिद करना तो मुझे लगता है कि कतई ठीक नहीं है। आप चर्चा करिए ना, उसमें चर्चा करने में आपको समस्या क्या आ रही है? आडवाणी जी ने बात की बहुत गंभीर है। वो संसद में दशकों से, और आज उन्हें ये कटाक्ष करना पड़ा सरकार पे और स्पीकर पे, तो फिर ये बात बहुत गंभीर है। इस बात को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनको इतना अनुभव के आधार पर उन्होंने बात कही, तो मामला बहुत गंभीर है। सरकार के लिए इससे खराब बात कुछ नहीं हो सकती कि आडवाणी जैसे व्यक्ति को बोलना पड़ा। चलिए, इसे कहते हैं पार्शियल अंडरस्टैंडिंग। अपने काम की बात निकाल ली। यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि भाई आडवाणी जी जैसे सीनियर आदमी कह रहे हैं, अनुभव वाले आदमी कह रहे हैं, तो यहाँ पर गिरबान में झांकना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन सिर्फ सरकार को। भले ही आडवाणी जी ने सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए उठाए हों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंडमान में आए उस तूफान के कहर की जिसने 800 सैलानियों की जान को सांसत में डाल दिया है। भारी बारिश के बाद अंडमान निकोबार के हावलैक द्वीप समूह पर 800 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। हालांकि सेना के जवानों ने फौरन फंसे लोगों को बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन अब भी सैलानियों का रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगले 48 घंटे तेज हवाएं और बारिश जारी है। अंडमान में तूफान का कहर, सांसत में सैलानियों की जान, रेस्क्यू में जुटी नौसेना। बंगाल की खाड़ी में उठे साइक्लोन से अंडमान के हैवलॉक द्वीप में 800 लोगों की जान पर बनाई है। देर रात से हो रही बारिश सैलानियों पर मुसीबत बनकर टूटी है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से वहां हालात बाढ़ के बन गए हैं, जिसकी वजह से सैलानी वापस नहीं लौट पा रहे। हालांकि उन तक राहत पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो अभी लेह के जो कंडीशन ऐसी है, इट इज नॉट कंड्यूसिव कि हम अपना इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट करें। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं, शिप्स वहीं पे हैं।
मीनवाइल हमने शिप्स में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, डॉक्टर्स, साथ में जो पानी, खाने पीने का सामान, पानी और डाइवर्स भी भेजे हुए हैं शिप्स के अंदर। तो ये सारा ले दे के हमने एक तरह का एक सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश है जो चल रही है। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू के लिए नेवी की टीम वहां पहुंच चुकी है। 4 जहाज वहां पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन मौसम रेस्क्यू की इजाजत नहीं दे रहा। रेस्क्यू के लिए पोर्ट ब्लेयर को कंट्रोल रूम बनाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेजी से चलाया जा रहा है, लेकिन जब तक हवाएं मंदी नहीं होती तब तक लोगों को बाहर लाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के लिए सिर्फ समुद्री रास्ता ही उपलब्ध है, या फिर आप हवाई यातायात का सहारा ले सकते हैं। हैवलॉक में तकरीबन 800 टूरिस्ट हैं जो फंसे हुए हैं और उनको निकालना ज़रूरी है। ये नेवी के पास रिक्वेस्ट आई थी, तो सुबह तकरीबन 3:30 बजे हमने 4 जहाज पोर्ट ब्लेयर से रवाना किए हैं, जो कि 7 बजे से हैवलॉक से थोड़ा दूर समुद्र में खड़े हुए हैं। और वो अभी हम टूरिस्ट को इवैक्यूएट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पे मौसम बहुत ख़राब है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हवा बहुत तेज चल रही है, विंड स्पीड 30 नॉट से ज़्यादा है और जो सी स्टेट है वो बहुत रफ है। द सी इज़ वेरी रफ। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी, लेकिन पर्यटक लौट पाते उससे पहले ही मौसम खराब हो गया। बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटे तक अभी वहां इसी तरह बारिश होने की अंदेशा है। जाहिर है मौसम की बेरुखी के बीच सैलानियों तक मदद पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। हैवलॉक एक आइलैंड है जो कि अंडमान के पूर्व में स्थित है। हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर की दूरी करीबन 40 किलोमीटर है। रेस्क्यू के बाद सैलानियों को पहले पोर्ट ब्लेयर में ही लाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ दिव्यानी चौबे, न्यूज नेशन। आगे बढ़ते हैं और आफत अगर पोर्ट ब्लेयर में, हैवलॉक में 800 सैलानियों पर टूटी है, तो इंडोनेशिया के आचे प्रांत में सुबह भूकंप के झटके ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया और 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 6.4 तीव्रता के जलजले में अब तक कहा जा रहा है कि 97 लोगों की मौत हो गई है। राहत और बचाव कार्य अभी जारी है, लेकिन डर यह है कि अभी भी मलबे में बहुत से लोग फंसे हो सकते हैं। हिल गई धरती, जमींदोज हो गए घरबार, दहल उठा इंडोनेशिया। हर चेहरे पर मायूसी, अपनों को तलाशते लोग। इंडोनेशिया के आचे प्रांत में तड़के आए भूकंप ने जबरदस्त तबाही मचाई है। खौफ ऐसा है कि लोग घर बार छोड़कर खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। प्रांत में 2004 के बाद आया ये सबसे खौफनाक जलजला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस तबाही में 50 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो गई हैं, सड़कों में दरारें आ गई हैं और जगह जगह बिजली के खंभे गिरे पड़े हैं। हालात कितने मुश्किल हैं ये तस्वीरें देखकर साफ समझा जा सकता है। मकान, दुकान बर्बाद हो गए हैं और उनके मलबे में कई कारें दबी नजर आ रही हैं। खतरा कहीं बड़ा है। डर है कि तबाही की तस्वीर और भयानक हो सकती है। अस्पताल घायलों से भरे नजर आ रहे हैं। आशंका है कि अभी कई लोग और भी दबे हो सकते हैं, इसलिए मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। भारी मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है ताकि लोगों को बचाया जा सके। बताया जाता है कि इंडोनेशिया में धरती के नीचे की हलचल आम बात है। यह इलाका प्रशांत क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर पर मौजूद है, जहां टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। 2004 में आई सुनामी में आचे प्रांत के कई हिस्से बर्बाद हो गए। इस आपदा में इंडोनेशिया में करीब 1,66,000 लोगों की मौत हुई थी। आचे प्रांत सुमात्रा द्वीप के उत्तरी छोर पर है और इसे भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है। जून महीने में ही यहाँ 6.5 की तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई और अब एक बार फिर तबाही और नुकसान को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। टीम न्यूज नेशन। और पाकिस्तान से एक दर्दनाक खबर है, जहां एक प्लेन क्रैश हो गया है। PK661 नाम की फ्लाइट इस्लामाबाद जा रही थी और 40 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें 3 विदेशी भी बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के एबटाबाद में पाकिस्तानी एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हो गया। इसमें 40 से ज्यादा लोग सवार थे। एयरलाइंस के मुताबिक प्लेन चित्राल से इस्लामाबाद जा रहा था। इसी दौरान सुबह 4 बजे के आसपास ATC से पायलट का संपर्क टूट गया और फिर प्लेन हादसे का शिकार हो गया।
हादसे में 4 से 5 क्रू मेंबर थे, जबकि बाकी के मुसाफिरों में कई बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। प्लेन में 3 विदेशियों के होने की भी बात सामने आ रही है। और अब बात करते हैं एक सनसनीखेज वारदात की, जिसने आज सुबह सुबह नोएडा में हड़कंप मचा दिया। नोएडा के पॉश सेक्टर 18 में बोरे में एक लड़की की लाश मिलती है। पुलिस के मुताबिक लड़की की हत्या की गई और साथ ही दिल्ली एनसीआर में लड़कियों की हिफाजत पर भी सवाल उठ गया। एक ऐसी लाश जिसके हाथों में रची थी मेहंदी, एक ऐसी लाश जिसके मुंह पर बंधा था कपड़ा, एक ऐसी लाश जिसके जिस्म पर थे जख्मों के निशान, एक ऐसी लाश जिससे जुड़े हैं हजारों सवाल। यह सनसनीखेज सच्चाई है जो सवाल की शक्ल में नोएडा पुलिस और लोगों के सामने है, क्योंकि शहर के सबसे पॉश इलाकों में शुमार सेक्टर 18 से एक लड़की की लाश पुलिस को मिली है। ये लाश पुलिस को बंद बोरे से मिली है। पुलिस का कहना है कि जिस हालत में ये लाश मिली थी उससे एक बात तो साफ है कि लड़की की हत्या हो, लेकिन किसने, क्यों, कहां और कब, इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने पर ही मिलेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि हत्यारों के इरादे महज हत्या तक नहीं थे। लाश के मुंह में कपड़ा था, कपड़ों और बॉडी से पेट्रोल की बदबू, सर और शरीर पर चोट के निशान, मेहंदी से लिखे थे 2 नाम। नोएडा के कमर्शियल इलाके में सुबह की इस वारदात के बाद से लोग सख्ते में हैं। पुलिस का कहना है कि जिस लड़की की लाश बरामद हुई है उसके सर और शरीर पर जख्म के निशान हैं, साथ ही कपड़ों से पेट्रोल की बदबू आ रही है। यानी न केवल लड़की की हत्या की गई बल्कि उसकी लाश को जलाकर सबूत खत्म करने की कोशिश भी हुई। ऐसा लग रहा है कि ये हत्या की गई है क्योंकि उनकी सर पे घाव है और उसके बाद उसको जलाने का प्रयास भी किया गया है कि उसमें पेट्रोल की स्मेल आ रही है और हल्का सा जो बुर्का वो पहने हुए हैं वो जला हुआ भी है और चेहरे पे भी हल्की जलन के हैं। तो ऐसा लगता है कि उनको चेहरे को जलाने का प्रयास किया गया लेकिन सफल नहीं हुए। रात के आखिरी पहर में हुए इस गुनाह का सुराग सिर्फ इतना ही है कि लड़की के मेहंदी रचे हाथ पर शाहिदा और फारूक नाम लिखे हैं। बाकी की जानकारियां जांच की मोहताज बनी है, जिसे जुटाने में पुलिस जुट गई है। क्या पुलिस के हाथ गुनहगारों तक पहुंच पाएंगे? क्या ये खुलासा हो पाएगा कि ये महिला कौन थी? क्या महिला की हत्या की वजह सामने आएगी? इन सवालों के जवाब तो कम से कम जल्द चाहिए ही। टीम न्यूज़ नेशन। और बात करते हैं अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की नई कामयाबी की। इसरो ने अपने सबसे आधुनिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह रिसोर्टसेट 2A को PSLV के जरिए लॉन्च कर दिया है। इसरो के मुताबिक 40.4 मीटर लंबा और 321 टन वजनी PSLV एक्सेल रॉकेट के जरिए ये कामयाबी मिली है। PSLV रॉकेट चौथी पीढ़ी का इंजन रॉकेट है जो ठोस और तरल दोनों तरह के वैकल्पिक ईंधन से संचालित होता है। इसरो के मुताबिक रिसोर्टसेट 2A, रिसोर्टसेट 1 और रिसोर्टसेट 2 मिशन का ही अगला कदम है। तो ये थी देश दुनिया की हर खबर हर पहलू के साथ नेशन व्यू में।